मैं रामसर प्रवक्ता डाइट फिरोजाबाद। आज हम डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत अंतिम अध्याय जिसका नाम है संस्कृत के शब्द भंडार में वृद्धि करने हेतु कठिन शब्दों को चुनना, संकलन करना और उनका वाक्यों में प्रयोग। पिछली वीडियो में हमने इसके भाग 1 पर चर्चा कर चुके थे। आज हम भाग 2 पर चर्चा करेंगे और इस प्रकार से आज जो भाग 2 पर चर्चा कर रहे हैं ये डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर भाषा हिंदी का अंतिम अध्याय है। इस प्रकार से आज डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का हिंदी भाषा का ये सिलेबस पूरा हो जाएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं कि गहन अध्ययन करने हेतु हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। कक्षा में हो चाहे वो हम पढ़ें चाहे बच्चे पढ़ें, इसमें किस किन चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। प्रस्तावना क्या है, इस पर ध्यान देना पड़ता है। प्रस्तावना कैसे निकाला जाए, इस पर ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद वाचन क्या होता है, वाचन में सस्वर वाचन, मौन वाचन। सस्वर वाचन के बाद अनुकूल वाचन क्या होता है, आदर्श वाचन क्या होता है, इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद काठिन्य निवारण करते हैं। जो भी हम पद्य पढ़ा रहे हैं, जो भी गद्य पढ़ा रहे हैं, उसमें आए हुए कठिन शब्दों को हमें निवारण करते हुए चलना चाहिए। तो इससे क्या होगा, बच्चे में उस कहानी के प्रति, उस बिंदु के प्रति, उस विषय के प्रति स्पष्टता बढ़ेगी। तो हमें जब काठिन्य निवारण की बात करते हैं तो ये होता क्या है काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो शब्द आते हैं, किसी भी विषय में आते हैं, वो साइंस में भी ऐसे शब्द कुछ मिल जाते हैं, मैथ में भी ऐसे कुछ शब्द मिल जाते हैं, सोशल में भी कुछ ऐसे शब्द मिल जाते हैं जिनका अर्थ हमें समझ में नहीं आता है। तो वो शब्द क्या बन जाते हैं, कठिन शब्द बन जाते हैं और उन्हीं का हमें निवारण करना होता है। निवारण हम किन किन तरीक़ों से कर सकते हैं। विद्यालयों में प्रत्यक्ष वस्तु हम दिखाकर, जैसे एक शब्द बहुत प्रचलित होता है किंग कर्तव्य विमूढ़। किंग कर्तव्य विमूढ़, इसके लिए हम क्या शब्द है। तो यहाँ पर क्या बता सकते हैं हम कि ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति को यह सूझ न पड़े कि उसे अब क्या करना चाहिए। ये हम चीज़ें किंग कर्तव्य विमूढ़ हम पढ़ाकर आगे न बढ़ जाएं, या हम आदर्श वाचन कराकर या अनुकरण वाचन कराकर आगे न बढ़ जाएं, बल्कि किंग कर्तव्य विमूढ़ क्या होता है वहाँ से हम थोड़ा रुकें। पहले तो किंग कर्तव्य विमूढ़ हम श्यामपट्ट पर लिख कर दिखाएं शुद्ध। उसके बाद बच्चे उसको भी अपने नोट में नोटबुक करें। उसके बाद हम बताएं कि किंग कर्तव्य विमूढ़ ऐसी अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आता। आप कक्षा में भी ऐसे उदाहरण बता सकते हैं, क्लास में भी बच्चों के। जैसे रमेश है, रमेश को परसों स्कूल आ रहा था और मैं रास्ते मिला, मैं इससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये क्या हो गया, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया। रमेश को यह समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम सर से क्या बताएं, हम कहाँ जा रहे थे। तो ये क्या हुआ, काठिन्य निवारण का पहला, कठिनता के निवारण के लिए पहला चीज़ है कि प्रत्यक्ष हम चीज़ों को दिखा कर लें। दूसरा क्या होता है, व्युत्पत्ति शब्द द्वारा। हम जानते हैं कि जो भी शब्द हम बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो यौगिक होते हैं, किन्हीं दो शब्दों से, उपसर्गों से, प्रत्ययों से मिलकर बनते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, उपसर्गों और प्रत्ययों से जो शब्द मिलकर बने हुए हैं वहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये शब्दों को तोड़ देते हैं। शब्दों के रूप व्याकरण के नियमों के कारण बदल जाते हैं, तो कभी उपसर्ग और प्रत्यय लगाने से उनके रूपों में अंतर आ जाता है। अब जैसे व्यवहारिक शब्द है तो वी में वी उपसर्ग लगा हुआ है, तो अगर हम बच्चों को बता देंगे कि इसमें वी उपसर्ग लगा है, अब व्यवहार शब्द अलग है और इक प्रत्यय अलग बना है। वी उपसर्ग है, व्यवहार शब्द है और इक प्रत्यय बना है। तो इससे व्यवहार क्या होता है, हमारा आम बोलचाल की भाषा में जिनका हम व्यवहार करते हैं, या हम किसी दूसरे के प्रति या कोई हमारे प्रति जो व्यवहार करता है वो क्या है, आपका व्यवहारिक है। तो हम व्युत्पत्ति शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, वो तत्सम है, तद्भव है, उसमें उपसर्ग लगा है, प्रत्यय लगा है। अगर इन चीज़ों का हम अलग अलग विभाजित कर दें तो इससे क्या होगा, इससे बच्चे में जो कठिन निवारण हो रहा है उस विषय पर, उस कक्षा में, उस प्रकरण पर, तो ये क्या सरलतापूर्वक बच्चा उस शब्द का अर्थ समझ लेगा। उसके बाद हम वाक्यों का प्रयोग करने का, हम वाक्य के प्रयोग द्वारा भी बच्चों का कठिन निवारण कर सकते हैं। अब जैसे आता है एक शब्द कि मुमूर्षा। अब मुमूर्षा क्या होता है, मरने की इच्छा। मुमूर्षा को ले सकते हैं। और मैं एक शब्द और भी बताता हूँ, पाथेय। पाथेय क्या होता है, जब हम रास्ते में जाते हैं ट्रेन द्वारा, बस द्वारा, तो जो खाने की चीज़ जो भी हम खाने की चीज़ रास्ते में ले जाते हैं अपने साथ,
वह क्या होता है, पाथेय होता है। तो मैं बात कर रहा था कि अपाथेय शब्द आ गया किसी भी कहानी में, किसी भी प्रकरण में, किसी भी निबंध में। अब हम इसको बच्चे को समझाएंगे कैसे, तो इस पाथेय शब्द का हमें वाक्य में प्रयोग करना चाहिए। और वाक्य में प्रयोग करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप वहीं से भी, वहीं कक्षा में जो बच्चे बैठे हैं, जो बच्चियां बैठी है, उन्हीं से आप प्रयोग करवा दीजिए, उन्हीं के ऊपर आप प्रयोग कर दीजिए कि रमेश तुम कहाँ गए थे छुट्टियों में गर्मी में, वो बताएगा नानी के घर गए थे, मामा के घर गए थे। तो कुछ खाने के लिए तुम ले गए थे, हाँ मम्मी ने कुछ चीज़ें बनाई थी, उसको ले गए थे। तो जो है हम, उसकी मम्मी ने जो कुछ चीज़ें बनाई थी रमेश की नाना के घर जाते हुए, तो जो साथ में ले गया था वो क्या है, वही आपका क्या है, पाथेय है। तो इस प्रकार से हम कठिन जो शब्द आ रहे हैं उनका वाक्य प्रयोग करके यह बता सकते हैं कि बच्चे में कठिन निवारण प्रयोग कर सकते हैं। हम ये नहीं करें किताबी बातें नहीं बताएं, किताबी बातों को हम छोड़ बताएं। जो चीज़ किताबों में कठिन निवारण, जो कठिन शब्द आ रहे हैं उनका हम उसी कक्षा में प्रयोग कर दें, जिससे कि अन्य बच्चे भी उसको आसानी से समझ सकें। उसके बाद हम देखते हैं शब्द खंड द्वारा। हम ये जानते हैं कि शब्दों का निर्माण दो खंडों से होता है। अभी मैंने चर्चा किया कि व्युत्पत्ति द्वारा, तो इसमें दो खंडों से निर्माण होता है। इसमें देखते हैं शब्द खंड, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं इस पर क्या है ये। जो शब्द दो शब्दों से मिलकर बनते हैं अथवा दो अक्षरों के योग से बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, खंड कहते हैं। अब खंडविद को समझने के लिए हम एक शब्द लेते हैं, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी का प्रयोग हम बहुत करते हैं। तो रेलगाड़ी क्या है, रेल और गाड़ी। तो यहाँ पर हम दो शब्दों को अलग अलग प्रभाव से, अलग अलग तरीके से हम बता सकते हैं कि रेल शब्द क्या है और गाड़ी शब्द क्या है, कौन सा तद्भव है, कौन सा तत्सम है। अब यहाँ पर एक और शब्द हम देखते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय द्वारा तो निर्माण होता ही है, उपसर्ग और प्रत्ययों के द्वारा तो निर्माण होता ही है शब्द खंडों द्वारा। तो इन चीज़ों से हम किसी भी प्रकरण को, किसी भी बिंदु को अच्छे तरीके से बच्चे को क्लास में समझा सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य यह है कि इसमें बच्चे में अब लर्निंग आउटकम किस विधि का विकास होगा, न्यूनतम अधिगम स्तर क्या होगा। शासन कहती है कि कक्षा 1 के बच्चे को 20 शब्द आने चाहिए, कक्षा 2 के बच्चे को 25 शब्द आने चाहिए, कक्षा 3 के बच्चे को किसी गद्यांश को दिए हुए 75% वो समझ लेना चाहिए। तो इन चीज़ों का विकास निश्चित तौर पर होगा। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अगर उनका हम ध्यान देंगे कि जो गहन विषय हैं, जो निबंध हैं, उनको पढ़ते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। प्रस्तावना का ध्यान देना पड़ता है, वाचन में आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन पर ध्यान देना होगा, पाठ में आए हुए जो शब्द हैं उनके कठिन निवारण का ध्यान देना होगा। उसके बाद अब हम जानते हैं प्रतिलोम कथन। कुछ कठिन शब्दों के प्रतिलोम देकर उनको समझा सकते हैं। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनको कि हम उनका विलोम शब्द, जैसे स्वतंत्र आ गया तो हम बता सकते हैं परतंत्र। स्वतंत्र मतलब जो स्वतंत्र हो, परतंत्र जो दूसरे के अधीन हो। जैसे रात का हम विलोम बता देंगे दिन। उसके बाद आता है पर्यायवाची शब्द से। पर्यायवाची शब्द से भी बता सकते हैं, सूर्य का, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर ये आता है। तो दिनकर भी सूर्य का पर्यायवाची, भानु भी सूर्य का पर्यायवाची है और भास्कर भी सूर्य का पर्यायवाची है। तो अगर पर्यायवाची का भी बच्चों का अभ्यास कराया जाए पहले से, तो जो पढ़ेंगे वो आसानी से पढ़ पाएंगे। उसके बाद व्याख्या द्वारा, कुछ शब्दों का स्पष्टीकरण व्याख्या के द्वारा ही दे सकते हैं। जैसे क्या होता है, समास विग्रह विधि से कर सकते हैं, शब्दों का अर्थ देकर। जैसे पराजय, पराजय क्या है, हार है। देशभक्ति, देश की रक्षा करना। वाक्य प्रयोग के द्वारा भी कर सकते हैं हम, समास के द्वारा भी बच्चों को हम ज्ञान करा सकते हैं। उसके बाद हम अंतर कथाओं द्वारा, कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जिनके अंतर कथाओं में उल्लेख किया जाता है, इनसे भी हम बच्चों के अधिगम स्तर को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आता है उदाहरण के, किसी शब्द को उदाहरण देकर भी स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे निकृष्ट, निकृष्ट को समझाने के लिए हम कर सकते हैं विभीषण का प्रयोग कर सकते हैं। रामायण से दिखा सकते हैं कि विभीषण किसी में आ गया या विभीषण की तरह वो दिखता है किसी कहानी में, तो विभीषण कौन था, इसकी अंतर कथा हम रामायण से बच्चों को सुना सकते हैं। और निश्चित तौर पर बच्चे में भाषा के चारों कौशलों का विकास होगा। उसके बाद पाठगत विश्लेषण, कठिन निवारण के उपरांत शिक्षक पुनः आदर्श वाचन करता है और जो उसमें पाठ में कठिन शब्द आए हैं उसका भी उपयोग करता है। उसके बाद हम बात करते हैं वाक्य रचना क्या है। हम अपने भावों का प्रकाशन भाषा के द्वारा ही करते हैं, यह आप भली भांति परिचित हैं। भाषा की रचना वर्णों, शब्दों और वाक्यों से होती है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में क्या क्या है वाक्य के लिए, वाक्यम संयात योग्यात कांक्षा शक्ति पद उच्चय।
वाक्य की रचना में निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए, आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा है। क्रम, पदों का क्रम वाक्य के प्रयोग करने में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद स्पष्टता होनी चाहिए और सार्थकता होनी चाहिए। पदों के क्रम के लिए एक संस्कृत का श्लोक हम देखते हैं, सर्वे जीवा प्रसन्ना भवन्तु भवन्तु सर्वे जीवा प्रसन्ना, जीवा सर्वे प्रसन्ना भवन्तु प्रसन्ना सर्वे जीवा भवन्तु भवन्तु प्रसन्ना सर्वे जीवा जीवा सर्वे प्रसन्न भवत। तो यहाँ क्या हुआ कि यहाँ देखिए सर्वे जीवा प्रसन्ना भवत, फिर भवन्तु सर्वे जीवा प्रसन्ना, तो इससे क्या हो रहा है, इससे अस्पष्टता बन रही है। पदों का क्रम हमें सही से रखना चाहिए। उसके बाद आते हैं, हम देखते हैं वाक्य के भेद के हैं। वाक्य के भेद आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। उसके बाद हम सरल वाक्य पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, वहाँ पर क्या होता है सरल वाक्य। जिसमें एक से ज़्यादा हो, जिसमें एक साधारण वाक्य हो और दूसरा और कोई वाक्य, वहाँ पर क्या हो जाएगा मिश्रक हो जाएगा। और फिर संयुक्त वाक्य है, जिस वाक्य में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं, चाहे वो मिश्र हो और चाहे साधारण हो, वे संयोजक अव्ययों से जुटे होते हैं। संयुक्त वाक्य को पहचानने का सबसे तरीका है और, तथा, परंतु, किंतु, लेकिन। अगर ये सब शब्द आ रहे हैं तो आपके संयुक्त वाक्य हो गए। उसके बाद अर्थ के आधार पर भी वाक्य के प्रकार होते हैं, विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक और संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। इसमें तो पिछली कक्षाओं में भी आपको बताया जा चुका है कि अब मैं थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ। विधिवाचक क्या, विधिवाचक ऐसा वाक्य होता है जिसमें किसी कार्य का होना या करना पाया जाए। निषेधवाचक ऐसा वाक्य होता है जिसमें किसी कार्य को नहीं करने की बोध हो, या हम ये कार्य नहीं करेंगे। आज्ञावाचक, जिस वाक्य से आज्ञा देने का बोध हो वो आज्ञावाचक हो जाएगा। प्रश्नवाचक क्या है, जिस वाक्य किसी प्रश्न पूछने का बोध हो वो प्रश्नवाचक। विस्मयबोधक, विस्मय मतलब क्या होता है आश्चर्य, दुख होता है। ऐसा वाक्य कोई बोला कि हमें आश्चर्य हो रहा है, दुख हो रहा है, तो क्या होगा विस्मयवाचक वाक्य हो जाएगा। उसके बाद संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से किसी प्रकार संदेह प्रकट हो संदेहवाचक वाक्य हो जाएंगे। इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों से इच्छा का प्रकट होना हो, वो जैसे आपका वो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निर्बल हों, सभी लोग निरोगी हों, ये तो क्या हमारी इच्छा है। उसके बाद संकेतवाचक, जिस वाक्य से कोई संकेत मिले वह संकेत वाक्य कहलाता है। सह पठिष्यति, अब यहाँ देखिए यह मतलब जो, पठिष्यति में पढ़ेगा, सह मतलब वह, उत्तीर्ण भविष्यति वह भविष्य में उत्तीर्ण होगा। तो यहाँ क्या हुआ संकेत दिया जा रहा है, यह मतलब जो, पठिष्यति यहाँ पर क्या होगा वर्तमान काल का हो गया, पठ धातु वर्तमान काल, भविष्य काल हो गया, और सह उत्तीर्ण भविष्य, वह निश्चित तौर पर उत्तीर्ण होगा। उसके बाद हम बात करते हैं संस्कृत की। अब उसके बाद क्रिया के आधार पर भी वाक्य प्रकार होते हैं। क्रिया के आधार पर वाक्य के प्रकार, कर्ता प्रधान वाक्य, कर्म प्रधान वाक्य, भाव प्रधान वाक्य। अब संस्कृत वाक्य की संरचना का विधान कैसे होता है ये भी देख लेते हैं। संस्कृत में वाक्यों का जो जोड़ होता है, किसी भाषा, संस्कृत बात का हिंदी की बात करते हैं, उसमें स्वर और व्यंजन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिन शब्दों के अंत में स्वर होता है उन्हें अच कहते हैं। आप जानते हैं अच स्वराह, जो हमारे स्वर हैं उन्हें क्या कहते हैं अच, और व्यंजन कहते हैं हल। ये ऐसा सूत्र में बताया गया है आपको। उसके बाद हम देखते हैं कि वाक्य की संरचना में कुछ ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी हैं। संस्कृत भाषा में कोई भी शब्द बिना विभक्ति के प्रयोग नहीं किया जाता, यह भली बात आप परिचित है। कर्तृवाचक में प्रथम विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और कर्मवाचक में तृतीय विभक्ति का। तो यहाँ पर कर्तृवाचक का एक उदाहरण है, रामः पुस्तकम पठति। अगर इसका कर्मवाचक बनेगा तो क्या, रामेण पुस्तकम पठते। और जैसे आप परिचित हैं कि रामः रामौ रामः, रामम रामौ रामान, रामेण, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो कर्ता कर्तृवाच्य में प्रथम विभक्ति में था वो क्या हो जाएगा आपका तृतीय विभक्ति में हो जाएगा। अब उसके बाद हम देखते हैं कि सार्थक वाक्य की रचना क्या है। एक सार्थक वाक्य की रचना के लिए आकांक्षा होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, आसक्ति होनी चाहिए। अब यहाँ पर आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा है, योग्यता आकांक्षा के लिए एक सूत्र ने बताया है, वाक्यम स्याद उद्गात कांक्षात शक्ति युक्त पद उच्चय। योग्यता का अर्थ है एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ को जोड़ना। यहाँ एक पदार्थ का मतलब होता है एक वाक्य से दूसरे वाक्य को जोड़ना। जैसे कि राम बाजार जाएगा, हम बात कर रहे हैं, अभी मैंने बताया कि यह एक, अभी बात चर्चा किया हमने ना कि यहाँ पर देखिए कि जो पढ़ेगा वह भविष्य में
उत्तीर्ण होगा। तो यहाँ का वाक्यों में जुड़ाव होना चाहिए, वाक्यों का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। आकांक्षा, आकांक्षा शब्द का होता है जिज्ञासा। हमें ऐसे शब्दों का निर्माण करना चाहिए, ऐसे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए कि आगे क्या होगा, इसके लिए प्रशिक्षु या छात्र या जानने के जिज्ञासु हो कि वह आगे भी पढ़ेगा। जैसे जंगल में एक शेर रहता था, तो यहाँ जंगल में एक शेर रहता था, वह बड़ा भयानक था। तो इसमें क्या होगा कि वह आगे उसे सुनने की इच्छा होगी, उस कहानी को सुनने की इच्छा उसकी बनी रहेगी बराबर। उसके बाद होती है आसक्ति। अब अगला शब्द आता है, मैंने बताया कि वाक्य की संरचना में क्या क्या होता है, योग्यता होती है। आकांक्षा पर बात कर ली, आकांक्षा का मतलब होता है जिज्ञासा होता है। हमें ऐसे वाक्य बोलने चाहिए, ऐसे कहानी सुनानी चाहिए कि बच्चे में जिज्ञासा उत्पन्न हो। और उसके बाद आसक्ति, आसक्ति के लिए हम देखते हैं यह दो प्रकार की होती है, कालकृत और अनुपयुक्त शब्द के प्रयोग से। कालकृत समय के अनुसार होती है और अनुपयुक्त शब्द, जिससे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कि हम प्रयोग नहीं करते हैं। अब उसके बाद आचार्य मोहम्मद ने क्या कहा है, यह सार्थक वाक्य की रचना के लिए इसको हम देखते हैं। आकांक्षा योग्यता सन्निधि वसाद्वक्लक्ष्यमाण स्वरूपाणाम पदार्थानाम समन्वय तत्पर्थो विशेष पर पदार्थो अपि वाक्यार्था सम्मिलित अभिहिता अन्वयवादिता मतम। अभिहिता अन्वयवादियों का मत है कि, ये मैं बता रहा हूँ आपको आचार्य मोहम्मद ने क्या कहा, आकांक्षा योग्यता और सन्निधि के कारण उन पदों के अर्थ का अन्वय संबंध होने पर एक तात्पर्य रूप अर्थ व्यक्त होता है जो वाच्य के अर्थ आदि से विलक्षण प्रकार आकार वाला होता है। वाक्य में आए हुए किसी पद का अर्थ न होकर वाक्यार्थ होता है। तो यहाँ क्या होता है, सन्निधि। सन्निधि का मतलब देख लेते हैं। आकांक्षा पर बात कर चुके हैं हम, योग्यता पर बात कर चुके हैं। सन्निधि का हम ऐसे शब्दों का निर्माण करें जिससे कि उसमें हम देख सकें। उसके बाद हम बात कर रहे हैं संधि। आपके इसमें है संधि प्रकरण। संधि हम पर चर्चा कर चुके हैं। संधि तीन प्रकार के हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होते हैं। स्वर संधि भी चर्चा हो चुकी है, विसर्ग संधि भी हो चुकी है, संधि विच्छेद पर भी संधि भी आपको बता दिएगा। संधि का मतलब होता है विच्छेद, अलग करना। समास इसमें है नहीं। और इस प्रकार से हम आज डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत आपकी इकाई 5वीं, जो कि आपका 5वां इकाई है, वो अंतिम इकाई है, जिसका कि नाम था संस्कृत के शब्द भंडार में वृद्धि करने हेतु कठिन शब्दों को चुनना, संकलन करना और वाक्य प्रयोग करना। धन्यवाद।